क्वेश्चन नंबर 7 ये किया हुआ आप लोगों ने। चलो यहाँ से शुरू। 6 नहीं किया कल। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी, दोबारा पढ़े और मुझे बताएं कि ये चीज हमें हमने डिस्कस की है नहीं की है। व्हाइट लाइट किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यूज क्या है? कंटिन्यूस है। व्हाइट लाइट पासेस थ्रू गैस। किसको किसने पास किया? लाइट को, मतलब फोटॉन्स को। कौन से फोटॉन्स? कंटिन्यूस फोटॉन्स को। कहाँ से पास किया? गैस। तो जब वही व्हाइट लाइट इमर्ज होगी तो क्या उसमें सारे फोटॉन्स होंगे? नहीं होंगे। क्यों? कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाए। किसने एब्जॉर्ब किया? क्यों एब्जॉर्ब किया? एक्साइटेशन के। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे? लो एनर्जी लेवल्स। कहाँ चले जाएंगे? तो जब मैं इमर्जेंट लाइट का स्पेक्ट्रम बनाऊंगा तो वो कंटिन्यूस बनेगा। कैसा स्पेक्ट्रम बनेगा? लाइन स्पेक्ट्रम बन जाएगा। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब उसमें क्या होंगे? गैप्स होंगे। वो गैप कौन क्रिएट करता है? वो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की वजह से क्रिएट होते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, क्या पढ़ा है? कुछ क्वेश्चन में पूछे देखें, क्या नजर आ रही है उसमें? पहले क्या थी वो, अब क्या नजर आ रहा है उसमें? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? होल नंबर, फिक्स्ड। डिस्क्रीट का मतलब स्पेसिफिक। इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स क्या है? डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? डिस्क्रीट है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, चेंज नहीं हुई वो कह रहे हैं कि इससे हमें कैसे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने देखे आंसर क्या लिखा है। ईच फोटोन इन द व्हाइट लाइट हैज a specific energy. When an electron absorbs a photon, it excites from lower energy level to a higher energy level. Specific photons are absorbed, hence electrons have discrete energy levels. सारे photons absorb नहीं हो रहे, specific photons absorb हो रहे हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स सिलेक्ट कर रहे हैं। किनको सिलेक्ट कर रहे हैं? उन फोटॉन्स को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइड होगा तो वो फोटोन जो पहले अब्सॉर्ब हुआ था वो क्या हो जाएगा? वो रिलीज हो जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। वैसे ये क्वेश्चन जो है ये हमने एनाइलेशन में पढ़ा है। कहाँ पर? पैट्स के अंदर क्वांटम के साथ रिलेट कर दिया।
लेकिन क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं तो ये आपको आना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, उसका मास है me और चार्ज है -q। एक पॉजिट्रॉन है, उसका चार्ज पॉजिटिव q है, मास सेम है। आपको पता है कि मैटर और एंटी मैटर्स हैं, दोनों का चार्ज ऑपोजिट है, मास सेम है। A positron interacts with an electron. The electron and the positron may be considered to be at rest. The outcome of this reaction interaction is the electron and the positron become two gamma ray photons, each having the same energy. तो फोटोन एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है? E is equal to mc स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ दिया होता है डेटा में से, इनटू 3 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर। आपके पास आंसर आ रहा है 8.2 एक्सपोनेंट -14 जूल्स। मोमेंटम का फॉर्मूला बताएं। E is equal to hc अपॉन लैम्डा। देखो इसमें हम डायरेक्टली ना E is equal to pc भी लगा सकते हैं। याद है E is equal to pc, उससे भी निकल जाएगा। वरना आप डेरिवेशन यहाँ करेंगे तो होगा। मोमेंटम निकालना है, एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी कितनी आई थी हमारे पास? डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट 8। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला कोर्स का पार्ट है। ठीक है। सो क्या आंसर आ रहा है? 2.73 एक्सपोनेंट -22। State and explain the direction relative to each other in which the gamma ray photons are emitted. किस डायरेक्शन में इमिट होंगे? ऑपोजिट। क्यों ऑपोजिट? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो जो दोनों गैमा रे फोटॉन्स हैं वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कंजर्व्ड होगा ही तब, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट में थे। लिखा हुआ क्या था? दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन वर इनिशियली एट रेस्ट। तो जब इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो था तो फाइनल जीरो सिर्फ तब हो सकता है जब गैमा रे फोटॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें, और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो टोटल मोमेंटम जीरो ही आए। इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 8 है। टाइम बेस्ड स्टेट व्हाट इज meant by photon। इसे कहते हैं फोटोन डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन given by E is equal to hf in joules। 11.1 draw an arrow to indicate the approximate direction of motion of the deflected electron। तो बेटा ये फोटोन कहाँ जा रहा है? नीचे ना। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि मोमेंटम कंजर्व्ड है। मोमेंटम कंजर्व्ड है तो जितना मोमेंटम नीचे होगा उतना ही मोमेंटम ऊपर होना है, तभी तो रिजल्टेंट मोमेंटम जीरो होगा। तो ये पार्टिकल अगर
डिफ्लेक्टेड फोटोन नीचे है तो इलेक्ट्रॉन ने ऊपर जाना है, दोनों नीचे चले गए तो रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। बिफोर कोलिजन वर्टिकल मोमेंटम जीरो है, आफ्टर कोलिजन वर्टिकल मोमेंटम जीरो सिर्फ तब हो सकता है कि जितना मोमेंटम डिफ्लेक्टेड फोटोन का नीचे हो उतना ही मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का ऊपर। तभी दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम निकालना है डिफ्लेक्टेड फोटोन का, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ये इक्वेशन हमने कहाँ पढ़ी थी? ये ब्रूई वेवलेंथ की इक्वेशन है। एच की वैल्यू कांस्टेंट है और वेवलेंथ दी हुई है आपको 544 एक्सपोनेंट -9 नैनो में गिवन थी। आपका आंसर आ रहा है 1.218 एक्सपोनेंट -27। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, डेटा में गिवन होता है। ज्यादा हो गया। नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे सबरीना? दो एनर्जीज निकालेंगे। वेरी गुड। इसकी भी वेवलेंथ दी हुई है, इसकी भी वेवलेंथ दी हुई है, तो दो एनर्जीज आ जाएंगी। इन दोनों को माइनस करेंगे तो किसकी एनर्जी मिलेगी? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि फोटोन आया, उसने कुछ एनर्जी किसको दी और बाकी खुद चला गया इधर। मतलब ये फोटोन इंसिडेंट है, ये वही फोटोन है लेकिन डिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट फोटोन ने अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट किसको दिया? इलेक्ट्रॉन को दिया, और बाकी उसके पास खुद होगा। तो इससे एनर्जी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। दो एनर्जीज आ जाएंगी, दोनों एनर्जीज का डिफरेंस ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि डिफ्लेक्टेड फोटोन के पास, डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा, मैंने तो डायरेक्टली किया। डिफरेंस कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 540, और ये क्या लिखा हुआ है, कितना फर्क है? तो वो क्या करते हैं, लैम्डा में डायरेक्टली 4 लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। इससे आंसर सही आएगा? नहीं आएगा। डिफरेंस जब डिनोमिनेटर में हो ना, फिर आप ये काम नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1/λ1 -1/λ2। और ये सेम काम हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी किया है, जहां पर Gm अपॉन डेल्टा आर होता है ना, वहां पर डिनोमिनेटर में डेल्टा आर लिखकर सॉल्व नहीं हो जाता, वो होता है 1/r2 -1/r। ठीक है, तो ये या तो आप क्या करें, दो दफा आंसर निकाल लें, माइनस कर लें, जल्दबाजी ना करें, टाइम लगा लें, 1 मिनट लगेगा ज्यादा। नहीं तो इस चीज का ख्याल रखें, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। दो दफा निकालेंगे अलग अलग, एक दफा 544 के लिए, एक दफा 540 के लिए, और फिर उनका जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। Another photon of wavelength 540 nanometer collides with an isolated stationary electron. Explain why it is not possible for the deflected photon to have a wavelength less than 540. एक और फोटोन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 540। लेकिन वो कह रहे हैं कि डिफ्लेक्टेड फोटोन की वेवलेंथ 540 से कम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वेवलेंथ कम होने का मतलब है एनर्जी ज्यादा होना। डिफ्लेक्टेड फोटोन की एनर्जी ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि कोलाइड कर रहा है वो किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्टेड फोटोन की एनर्जी बढ़ती नहीं है, कम होनी। और अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो वेवलेंथ 544 से ज्यादा तो हो सकती है, 540 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि 540 इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है। इससे कम वेवलेंथ होने का मतलब है कि फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया और मजीद एनर्जेटिक हो गया,
ऐसा नहीं हो सकता। फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है तो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एनर्जी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Incident photon is sharing part of its energy to electron, so the deflected photon will have less energy and hence greater wavelength. नहीं, 20 मिनट। जाओ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा सीक्वेंस के हिसाब से। Electromagnetic radiation is incident on a metal surface. It is observed that there is a minimum frequency of electromagnetic radiation below which emission of electrons does not occur. This observation provides evidence for the particulate nature of electromagnetic radiation. State two other observations associated with photoelectric emission that provides evidence for the particulate nature of electromagnetic radiation. हमने conclusions पढ़ी थी, याद है? इंस्टेंटेनियस एमिशन की बात थी, इंटेंसिटी पर इमिशन डिपेंड नहीं कर रही, हर मेटल की अपनी अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज है। अगर आपके पास एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द सरफेस बढ़ रहे हैं। ये सारी जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो उन्होंने नहीं लिखी उसके अलावा। नो इफेक्ट ऑन टाइम ऑफ इमिशन का मतलब वही है कि अगर आप कह रहे हैं ना कि इंस्टेंटेनियस इमिशन इमिशन होगी तो फौरन हो जाएगी, कोई डिले नहीं आएगा, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बहुत देर तक लाइट सोर्स ऑन करके छोड़ दें उसके ऊपर तो भी ये नहीं है कि इमिशन थोड़ी देर के बाद हो जानी है। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं उस वेव की जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो रेट ऑफ एमिशन बढ़ जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे फर्क नहीं आएगा। डन। एनर्जी का ग्राफ है 1/लैम्डा के साथ। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो हमें, हाँ, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है 1/लैम्डा के साथ। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होती है? जब वर्क फंक्शन एनर्जी की बात हो रही होती है। वर्क फंक्शन एनर्जी किसे कहते हैं? मिनिमम टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो वो याद आ रहा है ना, वो जीरो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है ये वो पॉइंट है जहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है?
0। तो ये जो वेवलेंथ मिलेगी ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ना, वैसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन सुना है? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की क्या हो? मैक्सिमम amount of wavelength of electromagnetic radiation required to remove electron from the surface of metal। तो अगर मैं ये वाली वेवलेंथ यूज करता हूँ तो मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिल जाएगी। या आप कह सकते हैं कि मैं इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकता हूँ। इस वेवलेंथ से अगर मैं एनर्जी निकालता हूँ तो मुझे एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब वर्क फंक्शन एनर्जी भी मिल जाएगी। ठीक है, मिनिमम एनर्जी। सो यूज फिगर 11.1 टू डिटरमिन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे? हमने वैल्यू बताई कि जो हमें वहां पर एक्सटेंड करके मिल रही है। इस वैल्यू को पढ़े, कितनी है ये? 1.93 एक्सपोनेंट 6। ये वैल्यू 1/λ0 की है। सही है। सो v होता है एफ लैम्डा, तो मैं इसको एफ ओ लैम्डा ओ कर रहा हूँ। एफ ओ निकालना है तो जगह v/λ ओ। v फोटोन का v कितना होता है? 3 एक्सपोनेंट 8। v डिवाइडेड बाय लैम्डा था, मैं इसको v इंटू 1/λ कह सकता हूँ ना। और 1/λ की वैल्यू हमें पता है, विच इज 1.93 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, तो आपके पास आ रहा है 5.8 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। सही है। यूज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑन फिगर 11.1 टू डिटरमिन अ वैल्यू फॉर द प्लैंक्स कांस्टेंट। अब आप देखें कि इस लाइन का सबसे पहले तो बताएं कि ग्रेडियंट होता है y/x। ठीक है, तो y पे कौन है? एनर्जी। सही है। और x पे कौन है? 1/λ। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो मैं इसको e इंटू लैम्डा कह सकता हूँ। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला e होता है hc/λ। e लैम्डा किसके बराबर होता है? hc। और मुझे निकालना क्या है? h निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि if e lambda is gradient then gradient upon c is equal to h। दोबारा सुनेंगे। y एक्सिस पे कौन है? एनर्जी। x एक्सिस पे 1/λ। ग्रेडियंट होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये तो हो गया ग्रेडियंट। इसमें लैम्डा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, कहाँ चला जाएगा? तो मैं इसको ई लैम्डा लिख सकता हूँ। और आपको अगर फॉर्मूला याद हो, क्या फॉर्मूला था? ई, सुना है फॉर्मूला सब लोग? ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो अगर मैं लैम्डा उधर भेज रहा हूँ तो ये हो गया ई लैम्डा इक्वल्स टू एच सी। बेटा ये जो ई लैम्डा है मतलब ये क्या चीज थी? तो मैं कह सकता हूँ ना ग्रेडियंट इज एच सी। ठीक। और मुझे निकालना एच है, क्वेश्चन में बोला एच निकालो। तो मैं कह रहा हूँ कि बेटा एच इज इक्वल टू ग्रेडियंट अपॉन सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? ग्रेडियंट निकालेंगे। अच्छा, अब ग्रेडियंट निकालते हुए एक चीज का ख्याल रखना है आपको। ये जो एनर्जी है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। सही है मिस्टर तलाल? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं आप? 1.93 एक्सपोनेंट 6 कॉमा 0। कोई और कोऑर्डिनेट आपको अगर जो शार्प नजर, देखो ये नजर आ रहा है शार्प एक। ये कितना है? 2.25 एक्सपोनेंट 6। और ये कितना है? अच्छा, जो 0.4 है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहले इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना, उससे पहले यूज नहीं करना। कैसे कन्वर्ट करते हैं जूल में? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 एक्सपोनेंट -19 के बराबर होता है। तो 0.4 को कन्वर्ट करना है तो 0.4 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात?
तो आपने कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, उससे ग्रेडियंट मिल जाएगा। और जो ग्रेडियंट आ जाए आपके पास फाइनल वैल्यू, उसको सी से डिवाइड करेंगे तो एच मिल जाएगा। एच की वैल्यू वैसे भी कांस्टेंट होती है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने सही निकाली है या गलत निकाली। एच की वैल्यू पता है कितनी होती है? 6.63। तो एग्जैक्ट तो नहीं आएगी, लेकिन उसके करीब करीब ही आ रही होगी, तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने सही किया। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज एच सी, हमने निकाल लेना है। कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, मैंने अलग लिए, आप हो सकता है आप अलग लेंगे। एच इज इक्वल टू ग्रेडियंट अपॉन सी। आप लोग सब चेक करें, आपका ग्रेडियंट, मेरा ग्रेडियंट आ रहा है 2 एक्सपोनेंट माइनस 25, आपका क्या यही आ रहा है? डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट 8 कर दें तो 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 34 आंसर आ रहा है। कर लिया यहाँ तक? देन ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए। ई होता है एच सी अपॉन लैम्डा, मैं इसको कह रहा हूँ ई इज इक्वल टू एच सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा। सो अगर हम वर्क फंक्शन एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो उससे वर्क फंक्शन एनर्जी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, पहले तो ये बताएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेम है। ये इक्वेशन होती है फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के। फोटोन एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो कह रहे हैं सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वर्क फंक्शन बढ़ गए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो लाइन बन रही है आपके पास, वो कहाँ से बनेगी? अगर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, तो ये इसकी वैल्यू भी क्या हो जानी है, 1 अपॉन लैम्डा की भी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से। और ग्राफ का ग्रेडियंट क्योंकि बराबर है किसके, एच सी के, एच सी कॉन्स्टेंट होता है, तो लाइन बनेगी तो स्ट्रेट ही। सही है। अब मुझे एक बात बताएं कि वो लाइन आपने बनानी क्या है? किसी भी पॉइंट पर बन सकती है कि वैल्यू उन्होंने दी नहीं है। ई का अगर हम ग्राफ बनाते हैं सिर्फ लैम्डा के साथ, ये 1 अपॉन लैम्डा है। सही है, तो वर्क फंक्शन एनर्जी बढ़ा दी आपने, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आप कह सकते हैं कि सेम, अगर मैं फोटोन एनर्जी चेंज नहीं कर रहा, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू अगर वही रख रहा हूं, तो ज्यादा आपके पास 2.1, मतलब सेम अगर एनर्जी रिलीज करवानी है, तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू उस वैल्यू से बढ़ जानी चाहिए या कम हो जानी चाहिए, इसकी कैलकुलेशन कर। वैल्यूज अज्यूम करके करते हैं। पहले वर्क फंक्शन क्या था और अब क्या है, पहले कोई वैल्यू अज्यूम कर लें वर्क फंक्शन के लिए। हमारे पास लैम्डा नॉट था, या आप कह लें कि फ्रीक्वेंसी थी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो एच एफ ओ से आपको मिल जाएगा वर्क फंक्शन, निकालने जा रहा है वर्क फंक्शन कितना है।
3.9 माइनस 19 जूल्स। अब उन्होंने कहा वर्क फंक्शन हमने बढ़ा दिए। जब वर्क फंक्शन बढ़ जाएगा तो आप कह लो कि एच एफ ओ की वैल्यू बढ़ गई है, सही है। और एच एफ ओ की वैल्यू बढ़ जाए, जैसे 3.9 थी, आप इसको 4.9 कर लो। लेट्स से 4.9 रखकर 1/λ0 की वैल्यू निकालो। 1/λ0 की वैल्यू ज्यादा आ रही है, वो कितनी भी ज्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वर्क फंक्शन कितना बड़ा है। हमने वहां से लाइन बनानी। चलिए करके देख लें जरा जल्दी से। वर्क फंक्शन पहले 3.9 था, आप कर लेंगे 5 एक्सपोनेंट माइनस 19 है फॉर एग्जाम्पल। ये है एच एफ ओ, या इसको एच सी अपॉन लैम्डा होता है। मैं इसको एच सी इंटू 1/λ0 कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, ये एच सी को उधर ले आके डिवाइड करें जरा, और बताएं 1/λ0 की वैल्यू क्या आ रही है। ज्यादा आ रही है, कितनी आ रही है? 2.5 एक्सपोनेंट 6 आ रही है। हमें वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि उन्होंने वैल्यू दी नहीं, हमें सिर्फ लाइन बनानी। हमें इतना पता है लाइन बनेगी पैरेलल ही। सिर्फ दो बातें थी, या तो पीछे बननी है या पैरेलल। क्यों बननी है? क्योंकि इसका ग्रेडियंट एच सी है। एच सी तो चेंज ही नहीं हो रहा, ग्रेडियंट चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है। ठीक है। सो ये कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू अज्यूम करके, जो उन्होंने कंडीशन दी उसके हिसाब से। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि नई लाइन कहाँ बननी है, राइट पे बननी है, लेफ्ट पे। लेकिन बननी पैरेलल ही है, क्योंकि ग्रेडियंट इज एच। ओके जी, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।